हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 5 एंड आज का टॉपिक रहेगा फेज स्पेस। इससे पहले हमने इस यूनिट में माइक्रो स्टेट क्या होती हैं, मैक्रो स्टेट क्या होती हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, राइट, इन टॉपिक को समझा था। आज का जो टॉपिक है फेज स्पेस, इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं फेज स्पेस क्या होता है। देखिए अगर मैं इन जनरल बात करूँ, कोई पार्टिकल है हमारे पास, लेट्स से कोई पार्टिकल है एक्स। इसकी पोजीशन को अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट में बताना है तो आप कैसे बताओगे। लेट्स से एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पर होगा। ये पार्टिकल है एक्स। इसकी पोजीशन को बताने के लिए आप क्या करो, इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 3D कोऑर्डिनेट है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे भाई? एक्स, वाई, जेड। यहाँ पर ये पार्टिकल एक्स है। चलिए पार्टिकल का नाम हम पी रख लेते हैं। तो ये पार्टिकल पी, तो किसी पार्टिकल पी की पोजीशन को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में बताने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और वे कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे? एक्स, वाई, जेड। ये कंडीशन कब है? जब हमारा यहाँ पर जो पार्टिकल पी है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई जो पार्टिकल पी है वो स्टैटिक नहीं है, वो हमारा यहाँ पर मूव भी कर रहा है, वो जो पार्टिकल पी है वो स्टैटिक ना होकर मूव कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे? अब भी आपको इनके साथ साथ तीन और कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से होंगे वे तीन कोऑर्डिनेट? वे होंगे हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं पी एक्स से, पी वाई से और पी जेड से। ये कब होगा? जब पार्टिकल हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हमारा केवल तीन कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, जो कि होंगे एक्स, वाई और जेड। और ये जो स्पेस यहाँ पर बनेगा उसको हम कहते हैं पोजीशन स्पेस। लेकिन जब पार्टिकल मूव करने लगेगा, जब ये पार्टिकल पी स्टैटिक ना होकर ये लेट से मूव कर रहा है, तो तब हमको तीन और कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। और उन कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट, जो कि होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और यहाँ पर जो स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमारे पास डायनामिक सिस्टम मीन्स जो हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है, तो डायनामिक सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तीन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे यहाँ पर पोजीशन स्पेस में आएंगे, एंड तीन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे ये जो मोमेंटम स्पेस के तीन कोऑर्डिनेट हैं। तो हमको यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से होंगे 6 कोऑर्डिनेट? एक्स, वाई, जेड और पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत हमको पड़ेगी डायनामिक सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए। और उस स्पेस को तब हम क्या कहेंगे? उस स्पेस को ही हम कहेंगे फेज स्पेस, राइट। तो ये जो फेज स्पेस बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे? ये जो स्पेस बनेगा इसी को हम कहेंगे फेज स्पेस, राइट। तो फेज स्पेस बेसिकली क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो चलिए क्या हो जाएगी एग्जाम में, आप कैसे लिखेंगे? फॉर ए स्टैटिक सिस्टम पार्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड। स्टैटिक सिस्टम में जो पार्टिकल होगा वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहता है इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन ए स्पेस। टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस वी नीड 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ऐसे पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमको 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, जो कि होते हैं एक्स, वाई, जेड, और उसी को हम कहते हैं पोजीशन स्पेस। नाउ अगर सिस्टम हमारा यहाँ पर डायनामिक हो जाए, वो अगर मूव करने लगे, देन पार्टिकल ऑफ सिस्टम मूव, देन उसके पास मोमेंटम आ जाएगा। तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की हमारे यहाँ पर ज़रूरत होगी। और ऐसे स्पेस को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम स्पेस कहेंगे। सो थिंग इज, अगर हमको किसी पार्टिकल की पोजीशन को डायनामिक सिस्टम में डिस्क्राइब करना है, कंप्लीटली बताना है, तो हमको 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। और उसी कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? फेज स्पेस कहेंगे। 3 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे अलोंग मोमेंटम और 3 हमारे यहाँ पर अलोंग पोजिशन, राइट। तो इन ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है? द कंबाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस, राइट, दैट्स ऑल। तो ये होता है 6 डायमेंशनल स्पेस में। अगर इसका आपको वॉल्यूम बताना है तो ये हो जाएगा डी एक्स, डी वाई, डी जेड, जो कि पोजीशन है, एंड डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड, जो कि हमारे यहाँ पर मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ये डी टाउ इसका क्या हो जाएगा? ये हमारे यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये होता है फेज स्पेस। बेसिकली कुछ नहीं है। अगर आपके पास
अगर आपको किसी डायनामिक सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताना है तो आपको 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। 3 होते हैं हमारे यहाँ पर अलोंग पोजीशन, 3 होते हैं हमारे यहाँ पर अलोंग मोमेंटम, राइट। तो यही होता है हमारा यहाँ पर फेज स्पेस। सो दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पर करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, नंबर ऑफ फेज सेल आपको बताने होते हैं या एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, या समटाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फेज सेल्स इन वन डायमेंशनल सिस्टम, राइट। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो फेज सेल्स आपको यहाँ पर बताने होते हैं, और ये 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों में पूछा जाता है। तो 3 डायमेंशनल वाला हम कल करेंगे, आज हम आसान वाला करते हैं 1 डायमेंशनल, और समझते हैं ये फेज सेल्स को हम कैसे निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा रफ आइडिया अगर मैं आपको दूँ हम क्या करने वाले हैं, तो हमको इसने फेज सेल्स पूछा है, फेज सेल्स। फेज सेल ओबियसली इसने 1 डायमेंशनल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको एरिया ऑफ फेज स्पेस मिल जाए, अगर फेज स्पेस का एरिया हमको पता हो और हमको फेज और एरिया ऑफ फेज सेल हमको पता हो, राइट, यानी कि पूरे फेज स्पेस का एरिया हमको पता हो और एक सेल का एरिया हमको पता हो और उससे हम इसको डिवाइड कर दें, तो जो हमको फेज सेल है, नंबर ऑफ फेज सेल्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई फेज स्पेस का एरिया को फाइंड आउट किया जाए, देन उसके बाद फेज सेल्स का एरिया, एक फेज सेल का एरिया क्या होगा उसको फाइंड आउट किया जाए, देन हम उसको डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ फेज सेल्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ एरिया ऑफ फेज सेल की बात करूँ, एरिया ऑफ फेज सेल, ये जो नीचे वाला है एरिया ऑफ फेज सेल, तो एरिया ऑफ फेज सेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फेज सेल हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा फेज स्पेस में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये डी एक्स डी बाई डी जेड डी पी एक्स डी पी बाई डी पी जेड से मिलकर बना होता है। और अगर हमको एक फेज सेल का एरिया पता करना है, एक फेज सेल का एरिया हमको पता करना, देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम है लेकिन हमको यहाँ पर एरिया चाहिए, तो एरिया में क्या हो जाएगा, डी एक्स डी पी एक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर वॉल्यूम होता तो हमारा यहाँ पर ये तीनों आते, लेकिन हमको एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी पी एक्स। और अगर आपको पता हो एक रूल होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, उसमें ये कहा गया है कि डी एक्स डी पी एक्स इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई, या बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ हमारे केस में डी एक्स डेल पी एक्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा मोरोलेस इक्वल टू एच, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फेज सेल एच हो जाएगा। एच क्या है, एच अगर आपने पढ़ा है हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वहाँ पर जो एच होता है वही एच यहाँ पर है, राइट। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ फेज सेल डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच। तो ये हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ फेज सेल तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ फेज स्पेस। एरिया ऑफ फेज स्पेस के लिए हम इसको कैसे निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए इसने हमसे पूछा है फेज स्पेस नंबर ऑफ फेज सेल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आपको पता हो एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी उसकी होती है E इज इक्वल टू 1/2 mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, प्लस 1/2 k x², जो कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर होती है टोटल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अगर मैं यहाँ पर E से दोनों ओर भाग कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/2 E mv² प्लस 1/2 E kx² इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको पहले लिखूँ तो ये हो जाएगा x² 2E/k, राइट। हम k को यहाँ पर नीचे ले आए, प्लस b² 2E/m इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर मैं m² से दोनों ओर यहाँ पर गुणा करूँ m² से, तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा x² 2E/k प्लस b² m² 2E/m इज इक्वल टू 1। अब देखिए p क्या होता है, p हमारा यहाँ पर होता है mb, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² 2E/k प्लस p² 2E/m इज इक्वल टू 1। या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है x² 2E/k
का अंडर रूट का स्क्वायर जो कि यही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2em का अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सही से देखोगे तो ऐसी ही कुछ इक्वेशन हमारे यहाँ पर इलिप्स की होती है, राइट। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो वो हमारा यहाँ पर कुछ हो जाएगा इस टाइप से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए और बी की वैल्यू को हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। तो ए क्या आएगा, ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2e अपॉन के, और बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2em, अंडर रूट 2em। इससे क्या होगा, इससे हमको आसानी से पता लग जाएगा जो एरिया होता है इलिप्स का, जो एरिया होता है इलिप्स का वो क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स वो क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर पाई ए बी, पाई ए बी। तो अगर हम एरिया ऑफ इलिप्स यहाँ पर निकाल सकते हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि वो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फेस हो जाएगा, राइट। तो ये आसान हो जाएगा। तो पाई ए क्या है, ए हमारे पास है 2e अपॉन के का अंडर रूट इंटू 2em का अंडर रूट 2em, या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई अंडर रूट ये हो जाएगा 4e स्क्वायर m अपॉन के, या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई 2 पाई e m अपॉन के का अंडर रूट, राइट। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ इलिप्स दैट मीन्स जो कि एरिया ऑफ फेज स्पेस हो जाएगा सिंपली। और नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ फेज स्पेस है, एरिया ऑफ फेज सेल है, दोनों हमारे पास है। तो हम सिंपली फेज सेल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फेज सेल, अगर मैं यहीं पर निकालूँ इसको तो फेज सेल हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लेट इसको हम 5e से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ फेज स्पेस जो कि कितना है, जो कि हमारे पास है ये 2 पाई ई अंडर रूट m अपॉन के। तो ये हो जाएगा 2 पाई ई अंडर रूट m अपॉन के अपॉन एच, राइट, अपॉन एच। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा ई अपॉन एच। इसको मैं कुछ 1 अपॉन, इसको मैं इसका जो 2 पाई अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो हम ये इस टाइप से हो जाएगा, राइट, 1 अपॉन 2 पाई, एंड ये हो जाएगा m अपॉन के का अंडर रूट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट m अपॉन के, राइट। ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ e अपॉन एच 1 अपॉन 2 पाई, और ये जो 1 अपॉन अंडर रूट m अपॉन के है इसको मैं k अपॉन m का अंडर रूट सिंपली हमारा यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। नाउ अगर आपको पता हो b इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी होती है b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5e इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर हो जाएगा e अपॉन एच बी, और यही हमारा यहाँ पर आता है नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो e अपॉन एच बी नंबर ऑफ फेज सेल्स होंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। सो दैट्स ऑल।